हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैज़ान एंड हमारी जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था जावास्क्रिप्ट वाला, उसमें फॉर सम इंटरनेट इश्यूज फ्रॉम माय साइड रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। और कुछ लोग पूछ रहे थे रिकॉर्डिंग के बारे में, तो आई थॉट कि मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। एक और उनको वीडियो को अपलोड करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो हियर वी आर, मैं दोबारा वही चीज़ें कवर करूंगा। जावास्क्रिप्ट का सेशन था तो उसी को रिपीट करूंगा, वही चीज़ें कवर करूंगा। एंड आई विल ट्राई कि जो कवर नहीं हो सका और जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी हो सके, और इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ आए जब आप इसको देखो। ठीक है, तो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लाइक एनी अदर लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भी वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, एवरीथिंग, और इसकी अपनी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज, हर चीज़ है इसमें। और ये वेब में यूज़ होती है। इसमें आप देखो, एक वेबसाइट है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, उसमें आप उसका स्ट्रक्चर बना लेते हो HTML से। ठीक है, फिर आप उसको वेबसाइट को स्टाइलिंग करते हो CSS के ज़रिए, कलर्स देते हो, खूबसूरती बढ़ाते हो वेबसाइट की CSS के ज़रिए। तो उसके बाद आ जाती है चीज़, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना है। ठीक है, कि अगर वेबसाइट में एक बटन लगा हुआ है तो मैं उस किस तरह मैं उस बटन को इंटरैक्टिव बनाऊं कि एक यूज़र है, एक, तो वो जाके उस बटन पे क्लिक करे, तो वो बटन कुछ करे, वो बटन किसी API को हिट करे, वो बटन कोई पॉपअप ओपन कर दे, वो बटन कोई आपको न्यू URL पे ले जाए, कुछ कुछ वो बटन करे ना, कि जब हम उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो हम इस जावास्क्रिप्ट से यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो आ, हमारे HTML के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जावास्क्रिप्ट रन होती है क्रोम में। क्रोम में कह लो या किसी भी ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट हमारे PC में रन नहीं होती, वो ब्राउज़र्स में रन होती है। ब्राउज़र्स में इंजन होते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। जिस तरह क्रोम में V8 इंजन है जो JS को रन करता है, और JS को कंपाइल करता है और उसको रन करता है, और रिजल्ट्स आपको दिखाता है एंड एवरीथिंग। सही है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट के बारे में थी बातें। और जावास्क्रिप्ट क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो भी देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक चीज़ें सबको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की थी लास्ट वीडियो में, दोबारा कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को देखा था। मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को देखा था। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, ताकि मुझे अपनी आउटपुट भी देख लूँ मैं ब्राउज़र में। सर्वर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इस जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के साथ मैंने अटैच कैसे किया है। HTML की फाइल में जाऊँ, यहाँ पे मैं हेड टैग में एक स्क्रिप्ट नाम का टैग ऐड करूँगा, जिसमें मैं SRC एट्रीब्यूट में, सोर्स एट्रीब्यूट में, इस जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ दूंगा, तो वो फाइल इसके साथ अटैच हो जाएगी, सिंपल एज दैट। अच्छा, मैं दोबारा अपनी फाइल में आता हूँ। सर्वर स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, आई गेस। क्यों ले रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, मैं यहाँ पे चीज़ें कवर करते हैं कुछ। वेरिएबल्स को देख लो पहले, वेरिएबल्स को छोड़ो, पहले हम डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होती हैं। ये हमारा डेटा टाइप्स का पोर्शन है। ये इतना है, नीचे भी ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, यहाँ तक डेटा टाइप्स का पोर्शन है हमारा। राइट, डेटा टाइप्स होती हैं कि आपने जो भी डाटा हमारी उसमें, वेट मिनट। सर्वर स्टार्ट हो गया, हमारा कर्सर में ओपन किया हुआ है इस फाइल को, तो कर्सर परमिशन मांग रहा है। फाइल, ठीक है, अब सर्वर स्टार्ट हो गया, सही है। अच्छा, डेटा टाइप्स बेसिकली जो भी डेटा हम अपनी
एक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उसकी टाइप्स होती हैं। डाटा मुख्तलिफ टाइप्स टाइप्स में हो सकता है। डाटा हमारा जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट हो सकता है। डाटा एक नंबर हो सकता है। डाटा एक लिस्ट हो सकता है चीज़ों की। ठीक है। मुख्तलिफ इकसाम में डाटा हो सकता है ना। डाटा की बहुत मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। तो सबसे पहली टाइप है डाटा की, वो है स्ट्रिंग। सही है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वाला डाटा ना सिर्फ आता है इन दो डबल कोट्स के अंदर। आप जो भी लिखोगे, जो भी जिब्रिश एनीथिंग, ठीक है, नंबर्स लिख दो, साइंस डाल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इसको एज इट इज जावास्क्रिप्ट में रीड करना है। तो इसको चेंज नहीं करेगी, इसको एज इट इज जावास्क्रिप्ट रीड करेगी। सिर्फ इसका जो है कंडीशन है कि इसको डबल कोट्स में आना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग है, सिंपल। उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं, जिनमें हमारी काउंटिंग वगैरह नंबर्स आ जाते हैं, अमाउंट्स आ जाती हैं। उसके बाद डेसिमल आ जाते हैं जिसमें एक पॉइंट आ जाता है। ये डेसिमल्स हैं। और उसके बाद बूलियन डाटा टाइप है हमारे पास। बूलियन के दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। सही है। अब देखो, कुछ ऐसा डाटा होता है जिसमें आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। या तो वो फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है, तीसरी कंडीशन उसमें हो नहीं सकती। जिस तरह एक यूज़र है, एक यूज़र ने अकाउंट बनाया एक वेबसाइट पे। आप आपके वो यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है, उसकी दो कंडीशन है। या तो वो वेरीफाइड होगा, ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे कि हमारा आया कि हमारा यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है। उसके बाद जिस तरह सक्सेस का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू फॉल्स रख दी। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एरेज। एरेज जो है ना वो हैं अच्छा, इसके सिंटेक्स को देखना। सिंटेक्स का जहाँ पे ख़राब हो जाए वहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब सिंटेक्स की गलती सबसे ओपन बिगिनर्स करते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ पे कोई ब्रैकेट मिस कर दी, सेमीकोलन मिस कर दिया, तो वो मसला करता है। यहाँ पे मेरे पास जो अरे है, हमारी डेटा टाइप उसमें आती हैं चीज़ें। एक जब हमारे पास एक डाटा हो ना जहाँ पे लिस्ट हो चीज़ों की, किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है, यूज़र्स की लिस्ट हो सकती है, और प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, ऑर्डर्स की लिस्ट हो सकती है, किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है, नामों की लिस्ट हो सकती है। उसको अरे बोल देंगे। एक अरे बनाई, ब्रैकेट एक ओपन की, एक ब्रैकेट क्लोज की, और उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ रख दी हमने। और वैल्यूज़ रख के कोमा के साथ उसको उनको सेपरेट कर दिया, तो हमारी अरे बन गई। ये हमारी अरे है। इस अरे में तीन वैल्यूज़ हैं, एक, दो, तीन। ये नामों की अरे है। पहला नेम है फैज़ान, दूसरा अली, तीसरा रज़ा। और इस जब अरे हम बनाते हैं, हर अरे की हर वैल्यू को एक इंडेक्स दे दिया जाता है। जिस तरह इसमें हमने इंडेक्स दिया है, सॉरी, जिस तरह यहाँ पे हम सबसे पहली वैल्यू को ज़ीरो इंडेक्स इंडेक्स दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी, अच्छा ये मेरे ऑटो कंप्लीट आ रहा है मेरे पास, कर्सर की वजह से मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे ऑटो कंप्लीट का एआई वगैरह है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो है इसको ज़ीरो का इंडेक्स दिया जाएगा, वन दूसरी वैल्यू को वन का, तीसरी वैल्यू को टू का। ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। जितनी वैल्यूज हैं उतना इंडेक्स किया जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि आप देखें, जब हमने एक वैल्यू को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो इस एरे की ये वाली वैल्यू मिल जाए, तो मैं वन को कॉल करूँगा, गेट करूँगा, और मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को तीसरी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ, तो मैं टू इंडेक्स को यूज़ करके इसको रिप्लेस करूँगा। इस तरह मेरे पास एक एरे है नेम्स की। मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, सेव करता हूँ। कोई एरर आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। ये देखें आप, नेम्स की एरे को मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट आउट कर दिया। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इंस्पेक्ट में क्लिक करता हूँ, तो मेरा कंसोल ओपन हो जाएगा। मुझे मेरी आउटपुट मेरे ब्राउज़र के कंसोल में नज़र आएगी। मैंने कंसोल ओपन किया, मेरे पास ये मेरी एरे आ गई। आई क्यों नहीं अभी तक? हाँ भाई, ये मेरे पास मेरी एरे आ गई। अनदर नेम फिजान अली रजा। अनदर नेम क्यों आ रहा है इस एरे में?
मैंने शायद बाद में पुश किया था। हाँ, ये अनशिफ्ट किया है मैंने। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मज़ीद इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब सिर्फ ये चीज़ प्रिंट होगी। और मैं यहाँ पे जब दोबारा आउटपुट देखता हूँ अपनी, सेव किया है, किया है, दोबारा आउटपुट देखी तो ये मैं देखे मेरे पास आ गई एरे। एरे की पहली वैल्यू है, उसका इंडेक्स है 0, फिजान 1 2, ठीक है, लेंथ है 3। ये मेरे पास एरे बन के आ गई। एरे की प्रॉपर्टीज होती हैं, नेम्स डॉट पॉप करूंगा ना मैं, अगर मैं यहाँ पे नेम्स डॉट पॉप करता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ। पॉप जो है वो बाद में, ठीक है। पोप ने क्या किया है, पोप ने एरे की एंड वाली वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, पोप का यही काम है, नेम्स डॉट पोप किया, ये एरे का फंक्शन है जो एरे की लास्ट वाली वैल्यू को निकाल देता है। उसके बाद मैं इसको दोबारा यहाँ पे रख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद अनशिफ्ट है। अनशिफ्ट जो है एरे के शुरू में एक वैल्यू ऐड कर देता है। ठीक है। अब और नेम डॉट इंक्लूड्स, इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा ना, तो मेरे पास ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? इंक्लूड्स का मतलब है वो चेक करता है कि नेम्स वाली अरे है ना, इसको चेक करो इसमें ये वाली वैल्यू रज़ा जो मैंने लिखा है लंबा सा करके, ये है कि नहीं। अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। ये फॉल्स है क्योंकि नहीं है। मैं कहता हूँ फैजान को चेक करो है कि नहीं, तो ये मुझे बताएगा कि फैजान उसमें है। मुझे ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सही है। उसके बाद इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। ये एरे हो गई हमारे पास। एरे की मज़ीद बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत से फंक्शंस हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं, W3 स्कूल्स में या कहीं भी इंटरनेट पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक डेटा टाइप है जहाँ पे हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। हमें एक ही चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, और उसके हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ हों हमारे पास। जिस तरह एक स्टूडेंट है, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट की। नेम, एज, प्रोग्राम। मैंने एज, नेम, एज और प्रोग्राम इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्चुअली कीज हैं। ठीक है, ये नेम की है, अली इसकी वैल्यू है। नेम या एज की है, 20 इसकी वैल्यू है। प्रोग्राम की है, CS इसकी वैल्यू है। अब ये देखो, अली जो वैल्यू है इसकी वो स्ट्रिंग है। ये जो है एज है, ये इंटीजर है। और जो प्रोग्राम है वो फिर स्ट्रिंग है। और मैं इसके के अंदर एक और ऐड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मुझे ये रेकमेंड कर रहा है, मैंने ये लो, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी ये की बन गई, एड्रेस की बन गई। और ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया, ये उसकी वैल्यू बन गई। उसके अंदर मजीद कीज बन गई, सिटी की है लाहौर, उसकी वैल्यू है। मतलब एक स्टूडेंट के बारे में सारा डाटा एक ही छत के नीचे मिल रहा है हमें, एक ही ब्लॉक में, एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही स्टूडेंट के बारे में सारा डाटा हम स्टोर कर पा रहे हैं। इसी तरह मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा भी स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट 1 हो गया, मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिखूंगा, उसका अपना डाटा होगा, वो करवा सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करनी है, मैं क्या करता हूँ, और स्टूडेंट डॉट एज करूंगा, मुझे ये वाली की मिल जाएगी। मैं इज इक्वल टू 24 कर दूंगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 20 की जगह 24 चला जाएगा। अगर मुझे मुझे ये वैल्यू चाहिए, मैं कहता हूँ मैंने देखना है कि स्टूडेंट का प्रोग्राम क्या है, मैं लॉग कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम। स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम को मैंने कंसोल किया, तो मेरे पास यहाँ पे उसका प्रोग्राम मिल जाएगा मुझे, स्टूडेंट स्टूडेंट का। वो देखिए मुझे CS मिल गया। इसके अलावा मुझे सिर्फ चाहिए कि ये जो सारी कीज़ हैं, नेम, एज, प्रोग्राम, एड्रेस, ये कीज़ हैं, ये जो हैं ये वैल्यूज़ हैं। मैं चाहता हूँ मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कीज़ मिल जाए। मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल लॉग करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको पास करूँगा, मुझे सिर्फ उसकी कीज़ मिल जाएंगी। मैंने वैल्यूज़ की हैं गेट, मैंने यहाँ पे कीज़ करता तो कीज़ मिलती, मैंने वैल्यूज़ की हैं तो मुझे सिर्फ वैल्यूज़ ही मिलेंगी। ये देखें, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ मिल रही हैं, अली 24, CS, और ये उसकी वैल्यू एंड वाली। तो ये चीज़, ये मेरा ये ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। उसके बाद आ गई लूप्स। लूप्स बेसिकली होती हैं रिपीट, चीज़ों को रिपीट करने के लिए, फंक्शंस को रिपीट करने के लिए। ठीक है, वेट अ मिनट,
ठीक है। चीज़ों को रिपीट करने के लिए कोई फंक्शन ऐसा है, जो कोई कोड ऐसा है जो बार बार करना है मैंने काम, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं एक लूप लिखूंगा और लूप में उसको लगा दूंगा। लूप तब तक चलेगी जब तक मैं उसको मैं कोई कंडीशन बनाऊंगा, लूप तब तक चले जब तक मैं चाहता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर लूप है, मैंने ये लिख दी। फॉर लूप में सब इसका सिंटेक्स देखें। सबसे पहले आता है आई। आई की वैल्यू डिफाइन कर दी जाती है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी जाती है। उसके बाद आई को हम कहते हैं, अच्छा, आई बाय द वे एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसी अगर हमने जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में कोई भी डाटा स्टोर करना होता है ना, कि हम उस डाटा को बार बार इस्तेमाल करें कहीं पे, तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो आई एक वेरिएबल है जिसमें मैंने ज़ीरो की वैल्यू स्टोर कर दी है। अगर बाद में मैंने जीरो की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं आई को चेंज करूंगा, जीरो की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि जीरो की वैल्यू आई में स्टोर्ड है। तो ये लेट आई इज इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल है। वेरिएबल पे हम दोबारा जाएंगे और उसके बाद आई स्मॉलर देन 10 ये कंडीशन है, और ये वो कोड है जो लूप की कंप्लीशन के बाद चलता है। लूप के पूरा होने के बाद ये कोड चलता है। अच्छा, फॉर लूप है। इसमें मैंने लिखा, मैंने बताया कि भाई आई की वैल्यू है ज़ीरो, हो गई ज़ीरो। फिर मैंने कंडीशन लगाई कि भाई ये लूप तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तब तक जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। फिर ये मेरी लूप के अंदर जितना भी मेरा कोड है ना, मेरी बॉडी है, ठीक है, लूप की, वो चलेगी। वो चल के फिर ये वाला मेरा कोड रन हो जाएगा। और इस कोड में मैंने क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई की जो पहले वाली वैल्यू है उसमें वन प्लस कर दो। ठीक है, आई प्लस प्लस इज इक्वल, क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई की वैल्यू में एक प्लस कर दो, वो आई प्लस प्लस उसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म है। तो बाद में बॉडी के रन होने के बाद कोड यहाँ पे जाएगा और ये वाली लाइन चलेगी, ये स्टेटमेंट चलेगी। अब देखें, मैंने सबसे पहले लेट आई ज़ीरो था, उसने चेक किया जो आई है 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। वो क्या करेगा, वो ये बॉडी चला देगा, ये रन हो जाएगा कोड। इस कोड में क्या है, आई को कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम, आई को प्रिंट करवा रहे हैं, आई प्रिंट हो जाएगा। देखें जी, आई क्या है, ज़ीरो। आई आई प्रिंट हो गया। आगे चलो, दोबारा ये चलेगा, आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या हो गई, वन। आई की वैल्यू क्या हो गई, वन। वो दोबारा यहाँ पे आया, उसने देखा अब आई की वैल्यू 10 से छोटी है कि नहीं, बिल्कुल छोटी है। वो दोबारा ये वाला कोड चला देगा, वन प्रिंट हो गया। दोबारा यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ। आई की वैल्यू क्या क्या हो गई, टू। उसने दोबारा चेक किया कि आई जो है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ये दोबारा कोड चल जाएगा मेरा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, टू। और दोबारा उसने देखना कि दोबारा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा आई, इसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी। फिर देखेगा कि भाई आई की वैल्यू अब भी छोटी है 10 से, जी अब भी छोटी है, अभी तो बहुत दूर है 10 से वो। दोबारा थ्री प्रिंट हो जाएगा एंड लाइक दिस। अब देखो, जब तक ये चलता जाएगा, लूप चलती जाएगी, एक पॉइंट आएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो फिर देखेगा आई की वैल्यू 10 से छोटी है, बिल्कुल नहीं, आई की वैल्यू 10 से छोटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 10 हो गई। 10 10 के बराबर है, छोटा नहीं है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारी लूप रुक गई। ठीक है, तो ये लूप हमारी इस तरह जाएगी और ये 9 तक चलेगी। और मैं इसको रन करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, मैं रन करता हूँ। अब देखें कि किस तरह लूप चल रही है, फंक्शन कर रही है। ये देखें, 0 से लेके 9 तक चल गया। सही है। कहाँ जाना था ये, उसके बाद मेरे पास आ गई फोर लूप। वो है कि मैं एक स्पेसिफिक नंबर देता हूँ कि भाई मुझे इतने नंबर तक अपना कोड चलाना है। सही है, मैं मुझे पता है कि मैंने इतनी दफ़ा कोड चलाना है, तो मैं उतनी दफ़ा चला लेता हूँ। ठीक है। जो वाइल लूप है ना, उसका सीन उल्टा है। उसमें मुझे नहीं पता कि मेरा कोड कितनी दफ़ा चलेगा। मैं सिर्फ एक कंडीशन दूंगा कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है चलते जाओ, जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बंद हो जाओ। बस मुझे नहीं पता कब जाके वो कंडीशन ट्रू होगी और फॉल्स होगी, कब तक मेरी लूप चलेगी कब तक नहीं चलेगी। अब देखो जी, यहाँ पे मेरे पास ये सक्सेस का एक वेरिएबल है, लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। मैंने सक्सेस को कर दिया ट्रू। सही है, मैं लूप्स पे आ गया हूँ।
और मैंने वेरिएबल्स किए नहीं। तो ये मेरी, हाँ मैं भूल गया भाई। अभी वाइल लूप को ना पढ़ने से पहले वेरिएबल्स देख लो। वेरिएबल्स यार वो चीज़ है, एक डाटा बॉक्स कह लो, कि जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल में डाटा स्टोर किया जाता है, बाद में उसको जो आप चेंज करो, यूज़ करो, जो मर्ज़ी करो, डिलीट करो, आपकी मर्ज़ी। वेरिएबल में आपका डाटा स्टोर हो जाता है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड var। ठीक है। इन तीनों का क्या कहते हैं, जो लेट है वो एक ब्लॉक की स्कोप में रहता है। ठीक है। कि एक ब्लॉक है मेरे पास, जिस तरह ये ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक है, इसकी स्कोप में रहेगा। इससे बाहर हमारे अगर इसको यूज़ करेंगे तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। var जो है वो एक फंक्शन की स्कोप में रहता है, कि एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया तो उसी के अंदर रहेगा, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्ट ऐसा वेरिएबल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट वेरिएबल जो है, एड्रेस यूएमटी मैंने लिखा, वेरिएबल का नाम, ये कंपनी कंपनी कह रहे हो, ये एक मार्केट स्टैंडर्ड है कि नाम ऐसे रखो जिनको बाद में पता चले पढ़ के कि इस नामों को, इस वेरिएबल को कहाँ पे इस्तेमाल किया था। बाद में आप ये ना देखते रहो कि ये वेरिएबल कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। एटलीस्ट नाम से आपको भी और अगले बंदे को भी देख के पता चले कि ये वेरिएबल क्यों था। ऐसे खुद से नाम नहीं रखने चाहिए, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जिस तरह ये नाम है एड्रेस यूएमटी, अगर मैं यहाँ पे खाली एड्रेस भी लिख देता ना, तो मैं कब बाद में इसको कहीं पे यूज़ करूँ तो मैं सोचता रहूँगा कि ये एड्रेस तो है, लेकिन ये किस चीज़ का एड्रेस है। ठीक है। तो मैंने इसको एड्रेस यूएमटी लिखा ताकि मुझे बाद में पता चले, कहीं भी इस्तेमाल हुआ हो ये वेरिएबल, तो मुझे पता चले इसके, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे मैंने यूएमटी का एड्रेस लिखा है। मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा तो ये वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाएगी। ये मैंने डाटा इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। कॉन्स्ट और लेट में फर्क इतना है, वार तो वैर, तो अब वैर या वार जो भी है ये भी यूज ही नहीं होता, ये मैंने भी ये अब नहीं यूज होता, बिल्कुल नहीं। लेट और कॉन्स्ट यूज होते हैं। लेट वेरिएबल वो होता है जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ये देखो, एड्रेस यूएमटी इक्वल टू लेट समथिंग एल्स कर दूंगा तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। कॉन्स्ट वेरिएबल ऐसा है जिसको चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट होता है वो, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, वही रहेगा जो आपने एक दफ़ा रख दिया। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, सिंपल। अब आता हूँ मैं वाइल लूप पे। वाइल लूप की मैं बात कर रहा था कि इसने तब तक चलना है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये वाइल सक्सेस है, सक्सेस की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये ट्रू है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं रखी हुई, मैंने सीधा सीधा ट्रू लिख दिया है। तो इसने चलते जाना है, चलते जाना है, एंड तक चलते जाना है। तो यहाँ पे मैं अगर कंडीशन रख दूंगा ना, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं कंडीशन रखूंगा कि जब तक भाई आई 10 से छोटा है ना तब तक चलते जाओ, जब तक आई 10 से बड़ा हो जाता है तब बंद हो जाओ। तो ये होगा लेट आई, ये हो गया। इसने सबसे पहले बॉडी चलाई, देखा, आई को कंसोल किया, आई प्लस प्लस किया, फिर चेक किया आई छोटा है, फिर बॉडी चला दी, आई प्लस प्लस किया, फिर चेक किया आई 10 से छोटा है, फिर चला दी। जब तक आई 10 नहीं हो जाता ना, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती कंडीशन, तब तक इसने चलते रहना। यहाँ पे क्या आती है, कंडीशन आती है हमारी लूप को चलाने वाली। तो ये वाइल लूप है, काम ये भी वही करेगी, ये गिनती, काउंटिंग यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करवा देगी। लेकिन इसका अपना अंदाज है और उसका अपना फॉर लूप का अपना अंदाज है, दोनों के मुख्तलिफ यूज केसेस हैं। डू वाइल लूप वाइल लूप के सिमिलर है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि डू वाइल लूप ने तब तक ही नहीं चलना जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ये कंडीशन ट्रू है तो चलेगी, फॉल्स है तो नहीं चलेगी। डू वाइल लूप जो है, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि डू वाइल लूप का सिंटेक्स देख लो आप, ये फ़र्क है। कंडीशन यहाँ पे आ रही है और ये इसकी बॉडी है। ठीक है। डू वाइल लूप में और वाइल लूप में फ़र्क ये है कि डू वाइल लूप अपनी बॉडी एक ना एक दफ़ा चलाती ही चलाती है। हमारी ये कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली बॉडी एक ना एक दफ़ा चलनी है। ठीक है। एक दफ़ा चलनी है। मसलन आप फर्ज कर लो मेरी ये कंडीशन फॉल्स है, अंदर क्या लिखा है उसको भूल जाओ, ये मेरी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। फिर भी आप कहोगे कि अब ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये तो लूप को चलना ही नहीं चाहिए। ये डू वाइल लूप है, ये एक दफ़ा चलेगी। ठीक है। उसके बाद ये देखेगी कंडीशन को, उसके मुताबिक चलेगी, लेकिन शुरू में एक दफ़ा ये चलेगी। ये है डू वाइल लूप। सही है। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस। अब देखो जी, फंक्शंस जो हैं, फंक्शन आप कह लो वो चीज़ है कि मैंने कुछ लाइनों का कोड लिख दिया। मैं कहता हूँ मैंने ना एक स्टूडेंट की, ये देख लो, मैं कहता हूँ मैंने ना एक स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवाना है। मैं कहता हूँ
कंसोल डॉट लॉग, पहले स्टूडेंट का नेम कंसोल करता हूँ, फिर उसकी एज प्रिंट करता हूँ, फिर उसका प्रोग्राम प्रिंट करता हूँ। मजीद चीज़ें आ सकती हैं, मैंने उसका, चलो जी मैं कहता हूँ मैंने एड्रेस भी प्रिंट करना है उसका। मैंने ये चीज़ें, मैंने मतलब स्टूडेंट का पूरा डाटा ही प्रिंट करना है। मैं कहता हूँ मैंने स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करना है। मैं कंसोल डॉट लॉग पहले नेम करता हूँ, फिर एज करता हूँ, फिर प्रोग्राम करता हूँ, फिर ये करता हूँ। मैंने ये 4 लाइनों का कोड हो गया। तो अब देखो, अगर मैंने एक अपनी वेबसाइट में 50 जगह पे स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवाना है, 50 जगह पे मुझे स्टूडेंट के डाटा की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं 50 दफ़ा ये 4 लाइनें रिपीट करूँगा। 50 को 4 दफ़ा करो 200। ठीक है, मैं 200 दफ़ा, सिर्फ ये 200 दफ़ा मैं स्टूडेंट का डाटा ही लिखता रहूँगा। सही है। 200 लाइनें मेरी कहाँ पे जाएंगी, सिर्फ स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करवाने में। कितना जो इनएफिशिएंट कोड लगेगा। ठीक है। और ये तो 4 लाइनें का, 4 लाइनों का कोड है। मेरा कोड जो है वो 100 लाइनों का, 200, 300, 400, 1000 लाइनों का भी हो सकता है। तो मैं अब उस कोड की दोबारा, मेरी मुझे जब ज़रूरत पड़ी है, मैं दोबारा उसको इस्तेमाल करने नहीं बैठूंगा। ठीक है। तो मैं उसको सिंपली फंक्शन बना दूंगा। एक मैं फंक्शन कीवर्ड यूज़ करूंगा। गेट स्टूडेंट का एक फंक्शन बनाया, और उसमें मैंने फंक्शन के अंदर इसको रख दिया, और इसकी वैल्यूज फंक्शन में पास कर दी एज अ पैरामीटर। पैरामीटर वो होते हैं जो फंक्शन को हम बाहर से लाके वैल्यूज देते हैं। ठीक है। तो मैंने बाहर से लाके उसको पास कर दी वैल्यूज फंक्शन को, और वो यहाँ पे अंदर प्रिंट कर रहा है, अंदर इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स की वैल्यू फंक्शन को बाहर से मिलती हैं, ये फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो सकती हैं, बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो ये अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे, अब जितनी दफ़ा मुझे स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी दफ़ा मैं ये इसी को लेके चलता रहूँगा, इसी को फंक्शन को कॉल करता रहूँगा। तो मुझे ये सारा मेरा कोड रन हो जाएगा। मुझे बार बार जो है वो इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार इन लाइनों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा, मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। सही है। अब ये मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है। पहले पैरामीटर की वैल्यू क्या दी मैंने, फैज़ान, दूसरे की 19, और तीसरे की CS। इसको मैं सेव करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि मेरा डाटा मिल जाएगा। ये मिल गया, देखो, फैज़ान 19 CS, मेरा डाटा प्रिंट हो गया। मैं 4 दफ़ा भी इसको रिपीट करूँगी, 4 दफ़ा वो प्रिंट हो जाएगा मेरा डाटा। मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। ऊपर भी वाइल लूप चल रही थी, इसको मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। ये है फंक्शंस। एंड पे 2 चीज़ें बचती हैं जो मैं अभी करूँगा जावास्क्रिप्ट में, जो बड़ी ज़रूरी हैं। वो है प्रोमिस और एसिंक अवेट फंक्शंस। अच्छा, प्रोमिस क्या होता है यार, देखो, अक्सर हमारे पास हमारा कोड चल रहा है ना, तो अक्सर मेरे पास ना, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम कहते हैं कि यार, जो है ना, कुछ हैवी टास्क आ जाते हैं मेरे पास। मसलन मेरा कोड चल रहा है ऊपर से नीचे, लाइन बाय लाइन, बीच में 2 लाइनें, 3 लाइनें ऐसी आ गई जो टाइम ले रही हैं। ठीक है। जिन्होंने डाटा मसलन बाहर से मंगवाना है या कुछ भी करना है, जहाँ पे हैवी टास्क हो रहा है, वो टाइम ले रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा कोड रुक जाएगा। मेरा कोड वहीं पे रुक जाएगा। आगे वाला कोड चलेगा नहीं, क्योंकि वो जो कोड जहाँ पे रुका है वो चलने में टाइम ले रहा है। मैं चाहता हूँ उसको चलाने का एक एफिशिएंट तरीका ये है कि जो हैवी वाला काम है ना, उसको कर दो बैकग्राउंड में, वो बैकग्राउंड में चला जाए। कोई हैवी टास्क है, वो चला जाए बैकग्राउंड में, बाकी का कोड चलता रहे, बाकी की मेरी वेबसाइट हैंग ना हो, बाकी की मेरी वेबसाइट स्मूथ अपना फंक्शन करता रहे, करती रहे। और जो मेरा हैवी टास्क है ना, वो बैकग्राउंड में चला जाए। वो जब भी पूरा होता है उसको हैंडल हम कर लेंगे। ठीक है। बाकी हमारा कोड जो है वो ना है खराब हो। उसके लिए आते हैं प्रोमिस। ठीक है। अब देखो, प्रोमिस की 3 स्टेट्स होती हैं। पहला प्रोमिस होता है पेंडिंग, दूसरा प्रोमिस होता है रिजोल्व्ड, तीसरा प्रोमिस होता है रिजेक्ट। जब प्रोमिस हमारा चल रहा है ना, ठीक है, जब हमारे प्रोमिस के अंदर कोई टास्क हमारा चल रहा है, तो उसकी स्टेट है पेंडिंग। जब प्रोमिस हमारा पूरा हो गया, प्रोमिस ने अपना काम पूरा कर लिया, तो रिजोल्व हो गई उसकी स्टेट। जब वो, अगर उसका काम नहीं पूरा हुआ, उसका प्रोमिस का, वो रिजेक्ट हो गया, जो टास्क था, कोई एरर आ गया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा प्रोमिस। हैंडल हो रहा है ना, अच्छे से हैंडल हो रहा है हमारा कोड। ठीक है। तो अब जो भी हमारे पास कोई हैवी टास्क आ गया है ना, जो टाइम ले रहा है, उसको हम लगा दो प्रोमिस, आप लगा दो प्रोमिस में। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना एक, अब ऊपर वाला कोड, नीचे वाला सब भूल जाओ, इतना कोड देखो। यहाँ से मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है। सारा कोड भूल जाओ, इस इतना कोड देखो। ये जो कोड है, ये देखो। पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टार्टिंग कोड, एंड में मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंडिंग कोड। अब असूल के लिहाज से इसको पहले चलना चाहिए, फिर इसको चलना चाहिए,
और फिर इसको चलना चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन यार ये हमने बनाया प्रोमिस, ये प्रोमिस जो है ना ये उठ के चला जाएगा बैकग्राउंड में। ये पूरा हो ना हो इसको हम हैंडल करते रहेंगे। ठीक है, ये दो चीजें चल जाएंगी। पहले हम प्रोमिस को समझते हैं क्या है। प्रोमिस बनाया, लेट, एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने प्रोमिस को स्टोर करवा लिया, इसको न्यू प्रोमिस, न्यू प्रोमिस बन गया। इसको मैं जब हमने एक न्यू प्रोमिस बना लिया तो इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया। अब कॉल बैक फंक्शन क्या है वो बताता हूँ। मेरे पास नॉर्मल फंक्शन था ये, इसका मैं नाम कुछ भी रख लेता हूँ, एनी फंक नाम रख लिया। ये मेरे पास है नॉर्मल फंक्शन। सही है, इसकी समझ आ गई, ये पहले देखा था। अम जो होता है ना कॉल बैक फंक्शन, वही होता है कॉन्स्ट या लेट एनीथिंग, एनी फंक इज इक्वल टू ब्रैकेट। ये मेरे पास है कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन, सॉरी कॉल बैक फंक्शन कह रहा हूँ, एरो फंक्शन। ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है, सिंटैक्स डिफरेंट है। ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये मेरे पास कॉल बैक फंक्शन है जो मैं यहाँ पे इसको दूंगा। ये देखो, इस कॉल बैक फंक्शन में ना मुझे जावास्क्रिप्ट खुद से बना के, जावास्क्रिप्ट खुद से बना के दो चीजें देगी, दो पैरामीटर्स देगी। पहला है रिजोल्व, दूसरा है रिजेक्ट। इन दोनों को हम प्रोमिस के अंदर इस्तेमाल करेंगे स्टेट्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब देखो, मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया यहाँ पे दो सेकंड का, 2000 मिली सेकंड का टाइम दिया है इसको, मतलब कि 2 सेकंड। सेट टाइम आउट फंक्शन जो है ना वो सिंपल इतना करता है कि आपके जो है क्या कहते हैं, आप आपका कोड जो है ना, आप उसको जितना टाइम देते हो उसको उस टाइम के बाद रन करता है। उस कोड को मैंने 2 सेकंड का टाइम दे दिया, मतलब ये मेरा कोड 2 सेकंड बाद रन होगा। तो ये मैंने खुद दिया है, खुद दिया है, ताकि मैं अपने प्रोमिस को थोड़ा सा ना डिले कर सकूं, थोड़ा सा उसको रोक सकूं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक हैवी टास्क को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि यहाँ पे कोई हैवी टास्क हो रहा है जिसने 2 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड का टाइम बड़ा टाइम होता है, तो 2 सेकंड का टाइम ले रहा है ये। तो ये मैंने सेट टाइम आउट खुद लगाया है इस उसके लिए। ठीक है, मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सेट टाइम आउट जो है वो 2 सेकंड का लग गया। अब इसके मैंने अंदर एक सक्सेस का वेरिएबल बना दिया, लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। अब देखो, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई, इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर मेरी सक्सेस ट्रू है, प्रोमिस को क्या कर दो, रिजोल्व कर दो। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर करें, बारिश हो रही है। ठीक है, रिजोल्व क्या कहते हैं, अब देखो, अगर तो इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी, इफ अगर मेरा प्रोमिस फुलफिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी कोड था, एनीथिंग एनीथिंग चल गया मेरा कोड यहाँ पे, और मैंने कह दिया कि जो मेरा प्रोमिस था ना, जो मेरे प्रोमिस के अंदर जो मैंने काम रखा था वो मेरा काम पूरा हो गया, प्रोमिस की ज़रूरत नहीं है, प्रोमिस ने अपना काम पूरा किया। मैं प्रोमिस को कर दूंगा रिजोल्व। ये किया रिजोल्व, और उसके अंदर एक मैसेज दे दिया कि भाई प्रोमिस हो गया रिजोल्व, एक मैसेज दे दिया। ये मेरा प्रोमिस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। अगर मेरा प्रोमिस रिजोल्व नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, मैं कहूँगा मैं रिजेक्ट करूंगा, एक मैसेज दे दूंगा कि भाई मेरा प्रोमिस हो गया रिजेक्ट। तो इस तरह मेरा प्रोमिस, मैं अपने प्रोमिस की स्टेट्स चेंज कर रहा हूँ। अब देखो मसलन, मैंने यहाँ पे प्रोमिस बनाया, प्रोमिस चला गया बैकग्राउंड में। अब प्रोमिस में 2 सेकंड बाद ये कोड रन हुआ, 2 सेकंड बाद ये कोड रन हुआ। उसने क्या देखा, उसने देखा लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, बिल्कुल है। और उसने फिर इफ एल्स स्टेटमेंट देखी, उसने देखा सक्सेस, इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, जो कि ट्रू है। तो वो कहता है कि आप फिर क्या करो, प्रॉमिस को रिजोल्व कर दो। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो रिजेक्ट कर दो, सिंपल। ये मेरा प्रोमिस हैंडल हो रहा है, और यहाँ पे मेरा जो है इसकी स्टेट्स मैनेज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद प्रोमिस की आउटपुट देखनी है। उसके बाद मैं ये प्रोमिस जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया था उसको यूज करके, प्रोमिस के दो फंक्शन होते हैं, कै देन एंड कैच। देन का फंक्शन तब चलता है जब हमारा प्रोमिस हो गया हो रिजोल्व। कैच का फंक्शन तब चलता है जब हमारा प्रोमिस हो गया हो रिजेक्ट। अब देखो यहाँ पे, अगर हम इस कोड को देखें, हमारा प्रोमिस रिजेक्ट हुआ है या रिजोल्व हुआ है।
ये देखो, साफ पता लग रहा है हमारा कोड, हमारा प्रॉमिस रिजोल्व हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा रिजोल्व होने की कंडीशन क्या थी? वो ये थी कि भाई अगर सक्सेस ट्रू है तो रिजोल्व कर दो, सिंपल सा तो प्रॉमिस है हमारा। तो हो गया रिजोल्व, हमारा प्रॉमिस हो गया रिजोल्व। अब रिजोल्व हुआ है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन चलेगा? कैच वाला नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? देन वाला चलेगा। देन वाले फंक्शन में एक और कॉल बैक फंक्शन लगाया, जिसमें मेरे पास एक पैरामीटर मुझे मिला, जिसका नाम रिजल्ट है। कुछ भी नाम रख सकती हो, मैंने आसानी के लिए रिजल्ट ठीक है। रिजल्ट नाम का वेरिएबल पैरामीटर मिला। इस रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? गेस करो, इस रिजल्ट में मुझे क्या चीज़ मिलेगी यहाँ पे? इस रिजल्ट में, इस पैरामीटर में मुझे ये वाला मैसेज मिलेगा जो मैंने यहाँ से भेजा था प्रोमिस को रिजोल्व करके। ठीक है, वो यहाँ पे मुझे मिलेगा और मैं उसको यहाँ पे रिजोल्व कर दूंगा। console.log रिजल्ट वो यहाँ पे उसको प्रिंट कर दूंगा। अगर मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है फॉर सम रीजन, यहाँ पे ये वाला कोड रन हो जाता है, रिजेक्ट कर दिया, तो कैच देन वाला कोड नहीं चलेगा, कैच वाला फंक्शन चलेगा। और कैच वाले फंक्शन में ये जो एरर है, ये वाला जो पैरामीटर जो मुझे मिलेगा, इसमें मुझे ये वाला टेक्स्ट मिल जाए जो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं प्रिंट कर रहा हूँ और ये मेरा एंड वाला कोड है, एंडिंग कोड। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। हम्म। अब देखो, मैंने रन किया, ये बीच वाले जो मैसेजेस हैं इनको इग्नोर करो। ये अब देखो, स्टार्टिंग कोड प्रिंट हुआ, स्टार्टिंग कोड आया सबसे पहले, ये देखो ये वाली लाइन पे। उसके बाद एंडिंग कोड आ गया फौरन से। इसमें से कोई चीज़ नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि प्रॉमिस है, बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, ये तभी चलेगा जब जो है ना मेरा बाकी का कोड, जब ये पूरा हो जाएगा, जब रिजोल्व होगा। स्टार्टिंग कोड के फौरन बाद क्या आ गया? एंडिंग कोड। स्टार्टिंग कोड, एंडिंग कोड, उसके बाद प्रोमिस रिजोल्व हो गया। क्योंकि रिजोल्व हुआ, प्रोमिस रिजोल्व, मैंने यहाँ पे मैसेज पास किया था, उस मैसेज को देन वाले फंक्शन में मैंने गेट किया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अगर मैं इस प्रोमिस रिजोल्व और मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ, प्रोमिस रिजोल्व आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो मेरा मैसेज भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मैसेज मैंने यहाँ पे पास करना है ना, वही यहाँ पे मुझे मिलना है। सही है, तो मैंने ये वाला पास किया तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। ये देखो, प्रोमिस रिजोल्व्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब मैं इसका ना टाइम बढ़ा के देखता हूँ, क्योंकि प्रोमिस मेरा चला गया बैकग्राउंड में। ये जब पूरा होगा ना, जब ये रिजोल्व होगा, ये तभी मुझे कुछ दिखाएगा। बाकी मेरा कोड चलता रहेगा, इसने तभी प्रिंट होना है, इसने तभी प्रिंट होना है, तभी चलना है जब तक मेरा प्रोमिस या रिजोल्व या रिजेक्ट, इन दोनों में से किसी एक स्टेट पे नहीं जाता, तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो मैंने 5 सेकंड का टाइम कर दिया, मतलब अब ये 5 सेकंड के लिए बैकग्राउंड में रहेगा। अब देखना, जब मेरा कोड चलेगा, देखो, स्टार्टिंग कोड एंडिंग कोड आ गया, 5 सेकंड का वेट, 5 सेकंड का वेट करो, और उसके बाद ये मेरे पास वैल्यू आई, प्रोमिस रिजॉल्व्ड आफ्टर 2 सेकंड्स। ये इसलिए 2 सेकंड्स आया क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज ही वो पास किया 2 सेकंड वाला। यहाँ पे 5 कर दूँ तो वहाँ पे भी 5 आएगा। इस तरह प्रोमिस काम करता है मेरा। और यहाँ पे प्रोमिस को खुद टाइम लगा के डिले करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 5 सेकंड्स खुद इसलिए लगाए, सेट टाइम आउट इसलिए लगाया, क्योंकि मैं एक हैवी टास्क को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये प्रिटेंड कर रहा हूँ कि कोई हैवी टास्क है। ठीक है, जब एक्चुअल में हैवी टास्क आएंगे ना, तब आपको सेट टाइम आउट, ये टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्चुअल में हैवी टास्क होंगे, वो सच में टाइम लेंगे, तो उस वहाँ पे आपको प्रोमिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास हो गया प्रोमिस। सही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एपीआई का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कह लो आप, मैं बाहर से किसी एपीआई से डाटा मंगवा रहा हूँ, या अक्सर प्रोमिस वहीं पे यूज़ होते हैं कि अगर मैं किसी एपीआई से बाहर से डाटा मंगवा रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ वहाँ उसको मैं प्रोमिस में रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाहर से डाटा आना है, वो लेट भी कर सकता है, वो इंटरनेट स्लो हो तो वो डिले कर सकता है, तो मेरा बाकी का कोड डिस्टर्ब ना हो, तो बैकग्राउंड में चला जाए, इसलिए वहाँ पे प्रोमिस यूज़ करूँगा।
इसके बाद आ जाते हैं एसिंक अवेट फंक्शंस। एसिंक अवेट फंक्शंस बेसिकली वही काम करते हैं। सही है, एसिंक अवेट फंक्शन वही काम करते हैं प्रोमिस वाला, लेकिन वो थोड़ा सा उनका सिंटेक्स इजी है एसिंक अवेट फंक्शन का। अच्छा, इस प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में होती है एसिंक्रोनस। मेरे स्पेलिंग ठीक होंगे होपफुली। प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ये। इसका ये मतलब है कि जो होती है ना सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, वो लाइन बाय लाइन चलती है। पहले ये चलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जो हैवी टास्क है ना, उनको बैकग्राउंड में भेज दो, बाकी का कोड चलाते रहो। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आते हैं प्रोमिस और एसिंक अवेट फंक्शंस। हम एक फंक्शन को एसिंक फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके शुरू में लिख दो एसिंक। एसिंक ये फंक्शन बन गया एसिंक फंक्शन। अब ये फंक्शन भी प्रोमिस रिटर्न करेगा। सिंपल। अच्छा, अब देखो, इसमें मैं ना इस वाले कोड को सारे को प्रिंट आउट कर देता हूँ। प्रिंट आउट कह रहा हूँ, सॉरी, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये चल, इस वाले पे ध्यान दो। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है? हेलो। फिर आ रहा है, फिर हेलो आ रहा है। हेलो टू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्टिंग को, और उसी की तरह एंड पे कर देता हूँ एंडिंग कोड। स्टार्टिंग कोड, एंडिंग कोड, और ये दरम्यान में मेरा सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन ये होता है कि सिंक फंक्शन चलता रहेगा जहां पे उसको नजर आ गया ये वाला कीवर्ड अवेट, वहां पे उस फंक्शन ने रुक जाना है। मसलन मेरे पास ये सिंक फंक्शन है, मेरे पास ये लाइन पहली रन हो गई, नॉर्मली हो गई। यहाँ पे मसलन तीन लाइनें हैं, हेलो टू, हेलो थ्री। ठीक है, ये मेरे पास मसलन तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों का कोड है। ये लाइन चल जाएगी, ये लाइन चल जाएगी, ये लाइन भी चल जाएगी। यहाँ पे आके उसको कीवर्ड नजर आ गया अवेट। अवेट जैसे भी उसने देखा, उसने बोला कि भाई रुक जाओ, वेट करो। वेट किस चीज़ का करो? उसको पता लग गया कि इस लाइन में जो कोड है ना, वो टाइम लेने वाला है यहाँ पे, इसलिए बंदे ने अवेट लगा दिया। तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से फंक्शन से बाहर आओ, और यहाँ से अपना काम चालू करो। सही है, यहाँ से अपना काम चालू करो, और फिर ये कोड चल जाएगा ये वाला, तब चलेगा जब ये पूरा होगा। अब ये वाली लाइन टाइम ले रही है, तो इसके साथ मैंने वेट लगा दिया, तो मेरा कोड यहाँ पे चलेगा। यहाँ इसको इस ये वाला जो बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से मेरा कोड जो है वो यहाँ से वो बाहर आ जाएगा, फंक्शन से ही बाहर आ जाएगा, बाकी का कोड चलता रहेगा। जब ये वाली लाइन में जो टास्क था वो पूरा होगा, तो फिर ये बाकी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, फंक्शन को। ये सिंपल है। अब देखो, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देखो जी, स्टार्टिंग कोड आया, स्टार्टिंग कोड आया, उसके बाद हेलो, हेलो टू, हेलो थ्री, हेलो टू, हेलो थ्री, और एंडिंग कोड। देखो, हेलो टू, हेलो थ्री, और एंडिंग कोड किस तरह? स्टार्टिंग हेलो, हेलो टू, हेलो थ्री, उसके फौरन बाद को क्या आया? हेलो थ्री के बाद देखो एंडिंग कोड, एंडिंग कोड आया। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे अवेट को देखा, और अवेट को देखते ही उसने बोला कि भाई ये वाली लाइन टाइम लेगी, इसको भेजो बैकग्राउंड में, और इस पूरे फंक्शन को कर दो स्किप, बाहर चलो, बाहर जाके कोड चलाओ। और जैसे ही 2 सेकंड का टाइम लगाया, मैंने यहाँ पे प्रोमिस एक रिटर्न कर रहा हूँ, जिसमें मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो ऊपर की थी। यहाँ पे प्रोमिस को मैंने रिजोल्व कर दिया, लेकिन 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये रिजोल्व होगा, और ये फिर हेलो टू भी प्रिंट हो जाएगा, बाकी का कोड भी इस फंक्शन का चल जाएगा। और ये देख लें, बाकी का कोड भी चल गया। सही है, ये फंक्शन भी जो है वो रिटर्न करता है प्रॉमिस। ठीक है, तो ये भी वही काम करता है, लेकिन एक क्लीन सिंटेक्स में। प्रॉमिस और एसिंक अवेट दोनों एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। ठीक है, ये हो गया एसिंक अवेट। उसके बाद एक चीज़ आती है डोम मैनिपुलेशन।
जो मैंने कवर नहीं की थी पिछले सेशन में, अभी कर देता हूँ। आई थिंक तो ये मेरा मानना है कि अच्छी चीज़ है। डो मैनिपुलेशन ये है कि हम जो है हमारा HTML फाइल है जहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट अटैच है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ करें। मैं अपनी जो H1 है ना, मैं H1 का डाटा, H1 का कंटेंट चेंज करूँ जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास ये बटन है। बटन में मैं लिख कहता हूँ चेंज H1 कंटेंट। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग गलत। कंटेंट, ये H1 जो है ना ऊपर, इसका कंटेंट चेंज करना है इससे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं डो मैनिपुलेशन यूज करूंगा। डो मैनिपुलेशन में क्या होता है, आप सिंपली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है बिल्ट इन, उसको यूज करते हो। डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी। जो एलिमेंट है इसकी आईडी, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है हेडिंग। मैं इसको गेट करूंगा आईडी से। कॉन्स्ट हेडिंग, लेट हेडिंग करता हूँ। लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग। सही है। अब देखो, मैंने हेडिंग वाला जो मेरा हेडिंग वाला टैग था ना H1, उसको मैंने गेट कर लिया है उसकी आईडी के ज़रिए। जो मैं यहाँ पे, और उसको लाके मैंने हेडिंग वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टोर कर दिया। इस तरह मैं इसको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी कर सकता, गेट एलिमेंट बाय नेम, इस तरह और भी चीज़ें हैं वो भी कर सकता था। मैं आईडी से गेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन हैंडल बटन क्लिक, ये फंक्शन बनाया मैंने। और मैं कहता हूँ कि जब ये फंक्शन रन हो ना, ये फंक्शन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो बटन है ना, उसको उसकी क्लिक को हैंडल करने के लिए। फंक्शन में एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक का हैंडल बटन क्लिक। देखो, अब जब भी ये बटन क्लिक होगा ना, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में मैंने इस फंक्शन को रन कर दिया। जब भी ये बटन क्लिक होगा ना, तो ये वाला फंक्शन जावास्क्रिप्ट में रन हो जाएगा। ये वाला फंक्शन यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डॉट लॉग। मैं कहता हूँ बटन क्लिक्ड। ये लो, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट कर दिया, इसको भी कर देता हूँ। और ऊपर भी कोई चीज़ प्रिंट आउट हो रही थी, ये, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, दोबारा से कोड रन होता है मेरा। और जिस इसको देखें आप, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सॉरी, बटन क्लिक करना पड़ेगा पहले। मैं कहता हूँ हैंडल बटन क्लिक, और आप देखें बटन क्लिक हो गया। ठीक है, बटन क्लिक आ रहा है। सही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ,